सो आई वाज रीडिंग इन आर्टिकल दैट अगर आप बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो यस। तो उसमें लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण ही एक्सट्रैक्शन ऑफ पाम ऑयल होता है। अच्छा। हाँ। ओके। और अगर जैसे किसी को अपनी इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर करना है तो शुगर क्या रोल प्ले करेगा इफ दे वांट टू रिकवर, मतलब क्या शुगर खाना चाहिए या बिल्कुल ही हमें अवॉइड करना चाहिए? So hello guys, this is our second podcast and after so many requests we finally have Dr. Neelam Maheshwari with us. So hello ma'am, how are you? हाय। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं आपके बोलूँगी आपका स्टूडियो अमेजिंग है और thank इसकी you. जो वाइब्स आ रही है वेरी गुड। Thank आई you, लाइक thank इट अ लॉट। Thank you so much ma'am. So after so many requests finally she is here. So first of all मैम मैं आपको encourage करूँगा कि आप इतने साल की अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। इतने सालों में आपने इतने सारे क्लाइंट्स को फेस किया, बेसिकली फिजियोथेरेपी में आपको 12 इयर्स के आसपास हो गए हैं क्या? हाँ, अब मैं बोलूँगी कि मुझे 15 साल से ज़्यादा हो। ओह नाइस। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इतने सालों में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब तो फिजियोथेरेपी एक लाइफ बन चुकी है। बहुत स्ट्रगल्स रहे लेकिन अब फाइनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी। मेरे जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत अच्छे हैं और अमाउंट टू माउंट पब्लिसिटी जो होती है, वो जो लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और मैंने अगर जर्नी स्टार्ट बताऊंगी तो मैंने किया है अराउंड 2002 में। हमारा छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बैच था। 2002, that's my birth year basically. ओके। हमारा छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बैच था। Okay. तो बहुत स्ट्रगल्स भी रहे बट फाइनली वी केम आउट। 2007 में पास आउट हुई एंड देन आई जॉइंड हेरिटेज हॉस्पिटल। फिर आई गॉट मैरिड, आई शिफ्टेड टू मुंबई। मुंबई का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट। यहाँ का फिजियो, वहाँ का फिजियो में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। Okay. सोशल मीडिया नहीं था उस समय, तो जो चीज़ें फास्ट जो बोलते थे ना, मुंबई फास्ट है, उस समय सही में मुंबई फास्ट था। बहुत फास्ट हुआ करता था उस समय। यस। तो अभी जैसा जो चीज़ मुंबई में आएगी वो एक महीने बाद यहाँ पे भी मिल जाएगी, आ ही जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। यस। तो वो बेसिकली जो डिफरेंस मिला मुझे और वहाँ जो एक्सपोजर मिला वो मेरी लाइफ बदल दिया। ऐसा है, जो कुछ मैंने सीखा ग्रेजुएशन में तो सीखा ही, वो दैट वाज जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था मेरा मुंबई का, दैट वाज अ मोर देन पीजी फॉर मी। और बहुत उसके बाद फिर फाइनली आई शिफ्टेड हियर एट रायपुर। आई स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक एंड इट हैज बीन 15 प्लस Basically that's the dream of many of the physiotherapists to start their own clinic and yes. Yeah. That was my dream also. Okay. I thought to open at Mumbai only, but finally by God's grace I am here only. Okay. And I started my own clinic and I'm So that's because you love for Raipur or something? डेस्टिनी बोल सकते हैं। Destiny. और रायपुर शहर ही ऐसा है कि Yes. हर आदमी काम करने में मजा है यहाँ पे। बहुत है ही ना? सुकून तो है। आपको अपना क्लिनिक खोलने के कितने इयर्स हो गए हैं अभी तक? मुझे हो गए 12 years। 12 इयर्स। ओके। मतलब बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स को आपने फेस किया होगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोगों को आपने देखा होगा कि कैसे उन लोग अपने इंजरी से इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे अपने उन लोग ने लाइफस्टाइल में चेंज किया ताकि उनकी बॉडी में फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहे। यस। हाँ। फिजिकल जो फिजियोथेरेपी जो बोलते हैं, हमारे पेशेंट्स जो रहते हैं, पेशेंट्स और पेशेंट्स दोनों का बहुत रिलेशन है हमारे में, कि पेशेंट अगर आ रहे हैं तो उनको समझना और पेशेंटली उनको डील करना। हाँ। ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। हाँ। जो अभी फाइनली अब तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई है कि वी कैन गिव इंस्टेंट रिलीफ टू द पेशेंट। ओके। और फिर भी फिजियोथेरेपी लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट रहता है। लॉन्ग टर्म पेशेंट को हमारे साथ बने रहना पड़ता है। दैट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे कि अगर आप फेथफुल रहेंगे अपने फिजियो के साथ। या जस्ट बिकॉज जैसे अगर कोई फिजियोथेरेपी कराने आ रहा है तो ही विल बी इन इमेंस पेन एंड यू हैव टू डील विद देम पेशेंटली। यस। और एक विजिट में आप डॉक्टर के पास गए, प्रिस्क्राइब कर लिया, 5 दिन की दवाई ले लिया, और जरूरत लगी तो आप 5 दिन बाद आएंगे। हाँ। लेकिन फिजियोथेरेपी में ऐसा है कि आप आएंगे तो रेगुलर आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर रिकवरी चाहिए। रेगुलर चाहिए। और जो हमको जो मॉडिफिकेशंस करना है आपके पोस्चर में, आपकी बॉडी में, और जो हमको डील करना है आपके थ्रू एग्जामिनेशन, हम आपकी बॉडी में आपको क्या समझ आ रहा है, क्या चीज है, वो जो देखना है, वो चीजें बहुत मायने रखती है कि आप लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तभी। दैट डजंट मीन कि हमको डेली सेशंस लेने पड़ते हैं। डेली फिजियो के सेशंस जरूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म बने रहना। जस्ट लाइक लाइफ, अगर लॉन्ग टर्म एकदम सस्टेन करे, हर चीज को कंसिस्टेंसी मेंटेन करे तो
एवरीथिंग विल इम्प्रूव डे बाय डे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो बेसिकली कुछ साल पहले तक जब भी फिजियोथेरेपी की बात आती थी तो हमको एक चीज आती थी कि भाई क्रिकेट मैच के बीच में एक फिजियो आता है, बीच में जब भी प्लेयर इंजर्ड हो उनको आता है, कुछ हाथ पाँव में करता है, फिर तुरंत रिकवर हो जाते हैं। सो एक कॉमन पीपल की लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करता है जनरली? हाँ, सो बेसिकली व्हाट इज फिजियोथेरेपी इन डे टू डे लाइफ? हाँ, इन टुडेज लाइफ फिजियोथेरेपी कहाँ नहीं है। फिजियोथेरेपी इतनी एडवांस हो गई है कि राइट फ्रॉम आप बोलेंगे कि बच्चे, जब बच्चा बाय बर्थ अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, उस समय फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। और उसके बाद फिर एडोलेसेंट में पोस्चर आजकल तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। पोस्चर हर मेरे ख्याल से 50% ज्यादा लोग की बिगड़ी दिखती है। और लोगों की बोला जी हॉबी भी इतनी बढ़ गई है कि अगर आप स्पोर्ट्स को ही कोई हॉबी में ऑप्ट करते हैं, तो उसमें भी बच्चों को भी फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। मतलब अगर आप वो रनिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उनके अगर पोस्चर में कोई डिफिकल्टी है, दैट इज उनको वो हिंज कर रहा है, एक रोक रहा है उनको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो क्योंकि अगर पोस्चर क्या ऐसा होता है कि अगर पोस्चर बहुत आपका वीक है तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, पोस्चर और मतलब एक जो बोलना चाहिए करेक्ट एफिशिएंटली किसी चीज को अगर करना है तो उस समय जो आपको राइट टाइम में राइट एक्शन चाहिए होता है, राइट मसल जो काम करनी चाहिए, अगर वो उस समय फायर नहीं होगी तो अपने परफॉर्मेंस पे बहुत वीक हो जाएगा। तो वो जो प्रॉपर असेसमेंट होता है वो फिजियोज ही करते हैं, और उसके बाद उसके हिसाब से हम उसको एक्सरसाइज प्लान देते हैं। फिर आई बात डिफरेंट आज के रोजमर्रा में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ डायबिटीज में जो रिहैबिलिटेशन अभी हम कर रहे हैं, पहले एक मिथ था कि ये सिर्फ वॉकिंग नहीं, सिर्फ वॉकिंग करने से ही डायबिटीज कम नहीं होगी, यू हैव टू डू अ मच बेटर। तो उसके लिए भी हम प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं। उसके बाद आया कैंसर। आज कैंसर कहाँ मतलब क्या रूप ले लिया है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। डेफिनेटली। तो आफ्टर कैंसर जो सर्जरी के बाद भी जो रिहैबिलिटेशन पार्ट रहता है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, यू कैन से, पेशेंट की रिकवरी की। फिजियोस हैव अ वाइटल रोल इन रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर। तो मतलब बहुत ये तो एक पार्ट हो गया। और सर्जरी के बाद तो फिजियोथेरेपी मस्ट है, चाहे वो कोई भी सर्जरी हो। इनफैक्ट एवरी डोमेन में आजकल फिजियोथेरेपी एकदम रिक्वायर्ड हो। हाँ, बेसिकली मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि फिजियोथेरेपी कहाँ नहीं है। मतलब अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को एकदम पीक पे लेके जाना है, सो यू शुड कंसल्ट अ फिजियोथेरेपी। यस। सो बेसिकली आज का अपना जो टॉपिक है ना, जैसे अपने बैक स्टेज में डिस्कस किया, वो ये रहेगा कि डाइट क्या रोल प्ले करता है इफ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी। मतलब डाइट का क्या, जैसे व्हाट फूड यू शुड इनटेक टू रिकवर क्विक एंड फास्ट एंड स्ट्रांगली। अगर डाइट की अगर बात आती है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि फैट क्या रोल प्ले करता है। मतलब क्या हमें ऐसे फूड खाना चाहिए जिसमें फैट ज्यादा है टू रिकवर क्विक, और या तो फैट बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए? मतलब आपका क्या टेक होगा इसमें? हम नॉर्मली फिजियो सेशन जो होता है नॉर्मली बेसिकली एक्सरसाइज के लिए बुलाते हैं, या जो हमको भी जो करते हैं उसमें अलॉट ऑफ बॉडी वर्क चाहिए रहता है। तो वी रिकमेंड पीपल टू आप 2 घंटे पहले अपना जो भी है सेशन मतलब डाइट का वो आप कंप्लीट करके आएं ताकि वो रहे। और एक्चुअली हम प्रोटीन रिच डाइट ही बोलते हैं, प्रेफर करते हैं। प्रोटीन रिच, और यू कैन से कि बैलेंस डाइट तो बहुत जरूरी है। फैट को एकदम से अवॉइड नहीं करा जा सकता, अवॉइड नहीं, लेकिन आप फैट को मिनिमम और मैक्सिमम प्रोटीन रिच डाइट करें। ओके, और प्रोटीन रिच डाइट ऐसी जिसमें फैट कम हो कि कैसे ज्यादा? हाँ, फैट और कार्ब थोड़ा कम हो और प्रोटीन तो बेटर रहेगा। यस। ओके। अच्छा, अगर डाइट की बात निकली है ना, तो आजकल मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हमें पाम ऑयल कम से कम खाना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा ट्रेंड चला दिए कि से नो टू पाम ऑयल। तो पाम ऑयल क्या रोल प्ले करता है हमारी रिकवरी में? मतलब अगर आप पाम ऑयल ज्यादा खाते हैं तो हाउ कैन इट इम्पैक्ट योर रिकवरी? बेसिकली रिकवरी की बात आती है तो सबसे पहले तो ऑयली फूड तो अपने को अवॉइड ही करना चाहिए, और पैकेज्ड फूड और ऑयली फूड ये जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा। और लेकिन पूरा अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है एक्चुअली। तो जितने भी पैकेट, अगर मैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको जिसमें पाम ऑयल कंटेंट नहीं है।
पाम ऑयल सबसे पहले वो रहता है कि पाम ऑयल ही लिखा हुआ रहता है, तो व्हेनेवर आई गो टू बाय तो मुझे ये लगता है कि पाम ऑयल नहीं हो, उसमें कुछ और हो। इसके 3 रीजन है। हाँ. सबसे पहले पाम ऑयल में जो होता है वो 50% सैचुरेटेड फैट होता है। ओके। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो अपने जो यू नो ऑलरेडी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाँ. बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं। तो पाम ऑयल इज बेसिकली वेरी डेंजरस क्योंकि ये अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है बॉडी का। अच्छा, ओके। एंड इट्स डेंजरस। हाँ. और इतनी अवेयरनेस अभी इंडिया में नहीं है कि पाम ऑयल से नो टू पाम ऑयल यू आर सेइंग, बट अभी उतनी उस लेवल पे जिस लेवल पे अभी तक हो जानी चाहिए थी उस लेवल पे मतलब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए। ओके। तो और तीसरी चीज हुई कि अगर आप पाम ऑयल ले रहे हैं तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में बढ़ रहा है, इट कैन लीड टू मेनी अदर डिसीजेस। सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, आई मीन टू से हार्ट के प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़े रहते हैं। हार्ट अटैक, या फिर जो बोलते हैं ना कि इनको ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ब्लॉकेज इज बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल। जो आपकी वेन्स आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं वो पाम ऑयल या जो भी है, आप ऑयली फूड खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो जाके आपकी वेन्स में जम जा रहा है तो वो अपनी थिकनिंग कर रहा है वॉल्स को। वॉल्स थिकन हो रही है तो ब्लड जिस फ्लो से जाना चाहिए उस फ्लो से जा नहीं रहा है। तो अगर हार्ट को पंप नहीं मिलेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होंगे। वही सेम चीज अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो स्ट्रोक के चांसेस हैं। और वैसे भी आजकल तो सबसे मेन जो वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम आ रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? लाइफस्टाइल चेंजेस और ये जो अपन पैकेज फूड खोलते जा रहे हैं और जंक फूड, ये सभी चीजें मतलब एकदम अवॉइड करना चाहिए अपने को ऐसी चीजें जो पाम ऑयल से बनती है। हाँ, एक्चुअली मतलब इट विल बी बेटर फॉर योर फिजिकल हेल्थ आल्सो। यस। सो आई वाज रीडिंग इन आर्टिकल दैट अगर आप बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो तो उसमें लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण ही एक्सट्रैक्शन ऑफ पाम ऑयल होता है। अच्छा, हाँ। ओके। और अगर जैसे किसी को अपनी इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर करना है तो शुगर क्या रोल प्ले करेगा इफ दे वांट टू रिकवर? मतलब क्या शुगर खाना चाहिए या बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए? बेसिकली अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। 3 चीजें बॉडी के लिए बहुत आजकल बोलना चाहिए, जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। वाइट शुगर, वाइट नमक और वाइट सोडा, ये तीन जो वाइट चीजें तीनों वाइट है और तीनों अवॉइड करें अपने डाइट में। तो जितना फॉलो हो सकता है उतना तो करना ही चाहिए, लेकिन अपना इंडियन कस्टम, इंडियन ट्रेडिशन जो भी है, कुछ मीठा हो जाए उसके बिना तो खत्म नहीं होता। मतलब कितना भी तुम डाइट कर लो, कितना भी वो कर लो, पर जब त्योहार आता है हाँ, तो पीपल विल गो टुवर्ड्स स्वीट। यस। तो उसमें भी ऑप्शंस अपने पास बहुत है। आप देसी घी के लड्डू खाइए, वो खाइए, उसके बाद आप अपनी जैसे 3 दिन त्योहार के आपके निकल गए, उसके बाद अपनी नॉर्मल डाइट से आप उसको रिकवर कर लीजिए। मतलब उसको अपने को लॉन्ग टर्म नहीं चलाने देना। लॉन्ग टर्म तो अगर ज्यादा शुगर हम खा रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट आवर रिकवरी। यस, ओके। पर कभी-कभी चलता है। मैं बोलूं अगर, इसीलिए हम लोग सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं आपको शुगर तो नहीं है, डायबिटीज। जो डायबिटीज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी, शुगर का एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी में, वो अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो वो डिले कर देता है आपकी रिकवरी को। बॉडी में कोई भी घाव सूखने में टाइम लगता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि शुगर होगी, इनका घाव नहीं सूख रहा है। अच्छा, तो दैट सेम अप्लाइज टू आवर जॉइंट्स आल्सो। अगर बाहर का घाव नहीं सूख रहा है तो अंदर भी तो प्रॉब्लम है, अंदर भी तो सूजन है, अंदर भी तो कुछ ना कुछ चल रहा है जो शुगर से आपका और बढ़ सकता है। तो जितना हो सके अवॉइड करें। पर कभी कभी चल जाएगा। यस, इंडियंस हैं, बिना शुगर के तो नहीं रह पाएंगे। काम होगा नहीं। देसी घी खाइए। ओके। सो केमिकल में आपका क्या टेक रहेगा? मतलब आजकल बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स है इसमें केमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मतलब केमिकल अपनी बॉडी को रिएक्ट कैसे करता है? मतलब रिकवरी में क्या रोल प्ले करता है केमिकल? हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अवॉइड करना चाहिए तो टिल हाउ एक्सटेंट? You know it कि it's dangerous। और डेंजरस कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। केमिकल या प्रिजर्वेटिव
जो भी है वो अगर वो एजेंट्स अपनी बॉडी में अगर जा रहे हैं, वो केमिकल्स अपनी बॉडी में जा रहे हैं, तो बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जो अपने गुड बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, बेसिकली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू फाइट विद दोस, और या फिर उसको ब्रेक डाउन करना कि वो केमिकल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, है ना? तो बिकॉज़ इट्स नॉट नेचुरल। यस, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, वो जंक के रूप में अपने बॉडी में स्टोर हो गया। दैट इज बेसिकली जंक। है ना? जंक तो हो गया, लेकिन फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में आपके रखा हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉजिंग हार्म टू योर बॉडी बिकॉज दैट इज नॉट नेचुरल। तो डज इट इम्पैक्ट रिकवरी? ये वेरी मच। जंक फूड? यस, ओके। इट इम्पैक्ट रिकवरी। वो रिकवरी तो लेटर स्टेजेस में, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो बहुत दिन तक बॉडी में पड़ा हुआ है और वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, डाइजेस्टेड फूड ही एक्सक्रीट होता है और जो भी होता है, तो वहीं पे रह के वो उसमें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं, वो जो एजेंट्स हैं वो आपके बॉडी में इम्पल्स, ब्रेन उसको इम्पल्स देखेगा दैट इज नॉट नॉर्मल, और वो दैट कैन लीड टू कैंसर एंड मेनी अदर डेंजरस डिसीजेस। मतलब ये ऐसा था कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है देखा जाए तो। मतलब इंडाइजेशन के कारण अपनी बॉडी रिकवर भी लेट होती है। और अगर ज्यादा अपन केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाएं तो इट कैन आल्सो कॉजेस कैंसर बेसिकली। रिकवरी के लिए अगर बोला जाए तो आप सबसे पहले कैसे अपने घर के बड़े बूढ़े बोलते थे कि इजिली डाइजेस्टेबल फूड खाओ। हाँ, आज भी ऐसे बीमार अपन होते हैं तो घर वाले बोलते हैं भाई खिचड़ी ज्यादा खाओ, ऐसा फूड खाओ जिसमें डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाए। तो इजीली मतलब क्या है, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले, उसको ब्रेक डाउन कर ले छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो फिर बॉडी में पूरी तरह से जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद वो अपनी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। लेकिन अगर वो स्टोर हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉजिंग हार्म टू योर बॉडी। हाँ, तो अब जैसे फिजिकल हेल्थ की अगर बॉडी की बात आती है तो सबसे बड़ा आजकल हमारे यंगस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि व्हाट इज अ गुड पोस्चर। मतलब आजकल आई थिंक मोर देन 50% ऑफ यंगस्टर आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, पोस्चर प्रॉब्लम। तो क्या अपने को व्हाट इज करेक्ट पोस्चर, अपने को पोस्चर, बॉडी के पोस्चर मेंटेन करने के लिए क्या अपन चीजें फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि करेक्ट पोस्चर जैसी कोई बात होती नहीं। अच्छा, मतलब हर का अलग अलग, यस, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का फिजिक्स जैसा होगा वैसा उसको अडॉप्ट करें। ह्यूमन बॉडी, आपको भी पता है कि एडेप्टेशन मतलब हम पहले क्या थे, आदि मानव, आपने सुना है आदि मानव का पोस्चर कैसा था और अभी हम कैसे हैं। दे आर वेरी डिफरेंट। हाँ, आदि मानव थोड़ा ऐसे झुके से रहते थे एक्चुअली। हाँ, और अपन अभी एकदम स्ट्रेट है। ओके, लेकिन अब जो नया ट्विस्ट आया है, कोविड के टाइम में अपन बहुत बोलते थे दिस इज न्यू नॉर्मल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये मैं अपने हर सेशन में ये मेरी फेवरेट लाइन है। तो मैं हर सेशन में यही बोलती हूँ कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मतलब क्या एक्सेप्ट करना है, बॉडी को अडेप्ट करना है। क्या अडेप्ट करना है, आप लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते, आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यू कैन नॉट अवॉइड। आप बहुत सारे इंस्टेंट, इसीलिए तो पैकेज फूड इतना चल गया है। लोगों के पास टाइम नहीं है कुकिंग का, बस खोला और खा लिया। कंटेंट, न्यूट्रिएंट, वो सब चीजें नहीं देखना है। आप अगर उस चीज में न्यूट्रिशन वैल्यू डाल भी देंगे तो उसके पास, लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं रहता है उसके पास। सही, जैसे हमारे मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं लेजी पीपल लुक फॉर क्विक सॉल्यूशंस। यस, एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यही इसी में दिस इज द न्यू नॉर्मल में ढल नहीं पा रहे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। पहले आपने बोला कि आदि मानव ऐसे थे, झुके थे, अब ऐसे हो गए, स्ट्रेट हो गए। हाँ। अब वापस ट्रेंड आ गया है, अपन मोबाइल में ऐसे ही हैं, वापस से कर वही आ रहा है। हाँ। आ रहा है कि नहीं? तो उसको अडेप्ट करना है। मतलब क्या है, सिंपल बेसिक जो भी है आपका एर्गोनॉमिकली जो भी पोस्चर सही आपको सुटेबल लग रहा है। हाँ। और कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ एक्सरसाइजेस डेली कंसिस्टेंटली करेंगे तभी इम्पैक्ट होगा। टू हैव अ कंसिस्टेंट गुड पोस्चर। यस, अगर पोस्चर अपना अगर थोड़ा वीक भी है तो रिकवरी में भी अपनी हेल्प कर एक्शन लगता होगा ना। रिकवरी में तो बहुत टाइम लगेगा ही अगर पोस्चर बैड है तो। पोस्चर बैड है okay. और आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, लेकिन वो बॉडी किस काम की जब आपको वर्क ही एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली। उसमें बहुत सारी चीजों का रोल है।
डिहाइड्रेशन भी एक बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन कंटेंट नहीं लेते, डिहाइड्रेशन रहता है, ये सब चीजें भी आपकी वर्क एफिशिएंसी को घटा रही है। और उसके बाद फिर जो बेसिक वार्म अप या बेसिक स्ट्रेचिंग ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मसल बिल्डअप में ही फोकस किए हुए हैं, तो दैट इज नॉट, अब आप अपनी बॉडी को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मतलब बेसिक्स सुधार नहीं रहे हैं, एडवांस लेवल में एडवांस लेवल पे सीधा ही कूदना है, सीधे ही शॉर्टकट, हाँ जंप कर जाना है एडवांस लेवल पे। बहुत सारे आजकल जो वर्क फ्रॉम होम वाले प्रोफेशनल्स हैं, उन लोग घर बैठे हैं, पता नहीं कोई बिस्तर में काम कर रहा है, कोई ऐसे लेट के काम कर रहा है, कोई कौन से अलग पोस्चर अडेप्ट कर रहा है, मतलब उन लोग सही पोस्चर में दिन का मेरे ख्याल से आधी घंटे से ज्यादा भी नहीं बैठते होंगे। वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है आजकल के यंगस्टर्स को, आजकल की सोसाइटी को? सबसे मेन वर्क फ्रॉम होम जो है वो अच्छा तो है, नो डाउट, हाँ, जो आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप घर से काम कर सकते हो, बट घर से काम कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको यू हैव टू बी डिसिप्लिन। डेफिनेटली डिसिप्लिन तो है, डिसिप्लिन अगर है तो डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर, जैसे टीचर बोलता था सावधान की पोजीशन में ही बैठना है। डिसिप्लिन मतलब अपने जमाने में, जो हमारे जमाने में होता था वो यही होता था। तो सावधान मतलब आपको अपना बॉडी का पोस्चर इरेक्ट रखना है ना। वर्क फ्रॉम होम है मतलब लैपटॉप में कहीं भी लैपटॉप रख लिया, अपना लेट के काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट बाद एक ब्रेक दीजिए। लेकिन अपन इतने डूबे रहते हैं, एक्चुअली वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो हर 10-10 मिनट में ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो यू फॉलो सम डिसिप्लिन, और अगर पॉसिबल है आप ले सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड कि अगर आप ब्रेक लेके बीच में एक ब्रेक पोस्चर एक बार करेक्ट कर लिया या एक वॉक कर लिया, तो जो स्टिफनेस आ रही है बॉडी में वो स्टिफनेस नहीं आएगी। और जो बॉडी अडॉप्ट कर लेगी गलत पोस्चर को, वो लॉन्ग टर्म में दिखेगा, इमीडिएट में दिखेगा नहीं। और उसके बाद फिर आप हमारे फिजियो सेशंस लेते रहिए, इम्प्रूव होते रहिए। एक जैसे ये पॉइंट निकला ही है ना, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल लोग जो है ना वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम कर दिए। अपने या तो घर में रहते हैं, या तो बाहर मॉल जाते हैं, तो घूमने भी जाते हैं, तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आर्टिफिशियल चीज बहुत होती है, बिल्डिंग्स बहुत होती है, कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स बहुत होती है। तो अपने को नेचर के साथ कैसे वापस अपन कनेक्ट बना सकते हैं? क्या कितना इंपॉर्टेंट है टू कनेक्ट विद द नेचर? इसमें मेरा तो थोड़ा सा आपको मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहेगा। कि लोग घर में तो बहुत फैंसी चीजें लगा रहे हैं, हर चीजें आर्टिफिशियल सभी घर पे आ जाएगी, लेकिन जब बाहर घूमने की बात होती है ना, तो लोगों को नेचुरल ब्यूटी चाहिए। नेचुरल ब्यूटी मतलब नेचर से कनेक्ट होना है। लेकिन कनेक्ट तो होना है, लेकिन किस चीज के लिए? सेल्फी के लिए, मोबाइल के लिए, वीडियोस के लिए। फैक्ट है, करेक्ट। आप कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ के बॉडी, वहाँ का एटमॉस्फेयर को एंजॉय कीजिए, वहाँ के जो भी है आपको क्या लीजर अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप वैसा एंजॉयमेंट अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन दीजिए। रिलैक्सेशन और माइंड पीसफुलनेस, ये सब चीजें नेचर से ही मिलेगी। मतलब your body is natural, you have to spend time with the nature as much as you can. मतलब वो अपने से नेचर अपने से ज्यादा familiar as compared to this new devices like phone है, लैपटॉप्स है, these are causing many radiations जो अपने बॉडी को भी इफेक्ट कर रहा है। अपनी कहीं ना कहीं गट हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। वो डे टू डे लाइफ में दिख भी रहा है ना, इतने केसेस बढ़ रहे हैं आज, जो है वो सभी रेडिएशन से ही है। आज अपन अगर बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को कि आपको रेडिएशन से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है, प्रेगनेंसी हो या फिर कैंसर पेशेंट हो। कैंसर, सबसे पहले अगर कैंसर पेशेंट है तो उसको पहले ये पूछा जाता था कि आपका वर्क फील्ड कैसा है, वर्क फील्ड में कहीं कैंसर कॉजिंग एजेंट जैसे सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप कहीं पे भी, मोबाइल तो आपके पास दिन भर है, रेस के साथ आप दिन भर घूम रहे हो, वो रेस कितनी हार्मफुल है और वो कितना आपको इम्पैक्ट कर रहा है, वो सबसे मतलब ही हमारा क्वेश्चन ही हट गया है यहाँ से कि आपका फील्ड में क्या, किस फील्ड में आप काम करते हैं। मतलब कहीं भी अगर अपने को जितना हो सके उतना रेडिएशन अवॉइड करना चाहिए। रेडिएशन जैसे उपास व्रत करते हैं, वैसे मोबाइल वाला उपास जो ट्रेंडिंग था, एक्चुअली अगर 1 घंटा के लिए आप स्विच ऑफ करके मोबाइल को और रेडिएशन से दूर रह सकते हैं, वाईफाई को स्विच ऑफ करके रह सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना इंटरनेट फास्टिंग। यस, एग्जैक्टली, वो करना बहुत जरूरी है। तभी आप नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। नेचर से कनेक्ट अगर होना है तो अपने को दीन दुनियादारी तो ठीक है, कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो आजकल ना सब फील्ड बहुत एडवांस होती जा रही है, मतलब दे आर इम्प्रूविंग अ लॉट इन देयर टेक्नोलॉजी एंड देयर टेक्निक्स। तो क्या फिजियोथेरेपी में भी कुछ एडवांस फिजियोथेरेपी टेक्निक्स आई है, और अगर हाँ
तो हाउ कैन दे इम्पैक्ट अस बेटर इन द फास्ट रिकवरी और बेटर रिकवरी? एडवांसमेंट तो सभी फील्ड में आता ही है। वैसे ही अगर फिजियोथेरेपी में देखा जाए तो आपने बोला टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे कि आजकल सर्जरी में आपने सुना होगा रोबोटिक सर्जरी, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में हमारे एक्सरसाइजेस में भी रोबोटिक रिहैबिलिटेशन आ गया है। ओके। अगर आपको पैरालिसिस है या पैरालिसिस या स्ट्रोक के पेशेंट्स को डील करना है तो वी हैव दैट रोबोट्स टू ट्रेन यू फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट्स। और पूरे आपकी बॉडी का वेट लेके और वो आपको करेक्ट मूवमेंट पैटर्न सिखाएगा, क्योंकि बेसिकली स्ट्रोक के पेशेंट्स में अपन मूवमेंट पैटर्न ही भूल जाते हैं। हाँ, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी आर डीलिंग विद अ स्ट्रोक। यस। तो उसका जितना एडवांस टेक्निक होगी उतना एडवांस रिकवरी होगा। रिकवरी भी बहुत फास्ट मिलती है। फिर आई टेक्निक्स की बात। तो टेक्निक्स में तो फिजियोथेरेपी हमारा तो जो है वो मैनुअल टेक्निक्स ही, हमारा स्किल बोलना चाहिए वो मैनुअल है। Okay. आप कितने ही टेक्निक्स को वो कर ले, जब तक टेक्नोलॉजी को जितना भी अपग्रेड कर लें, डॉक्टर अगर ऑपरेशन सही ढंग से नहीं करेगा तो जो ऑथेंटिक फैक्टर है वो बेसिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। डॉक्टर का हाथ, डॉक्टर का इमोशंस जो रहता है पेशेंट का, वैसे ही हमारा जो स्किल है वो मैनुअल। तो मैनुअल में भी बहुत सी टेक्निक्स ऐसी एडवांसमेंट्स आई है। जैसे अपन देखेंगे कि एक्सरसाइज में ही पहले जो हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते थे और अभी के एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में बहुत डिफरेंस आ गया है। और बाकी जो एडवांसमेंट है टेक्निक्स में वो तो है ही, एडवांस मैनिपुलेशन है, एडवांस ड्राई नीडलिंग है, न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी है। रिहैबिलिटेशन पार्ट में तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है जो हम अगर यूटिलाइज करने जाएं तो वो पेशेंट की रिकवरी में मिरेकल कर सकती है। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको भी अपडेटेड रहना है और जो फिजिकल हेल्थ में अगर वो करना है कुछ, आप फिजिकली एक्टिव किसी भी फॉर्म में हैं तो आपको फिजियो की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। ओके। और अगर देखा जाए तो पेशेंट बेसिकली क्या प्रेफर करते हैं, इफ दे आर ट्रीटेड विद मशीन्स और इफ दे आर ट्रीटेड मैनुअली बाय द डॉक्टर्स, मतलब उनको ट्रस्ट ज्यादा किस पे होता है? अगर आज से 20 साल पहले की अपन बात करें तो फिजियोथेरेपी मतलब सिर्फ मशीन ही होता था। ओके। और हम सिर्फ 2-4 प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज फॉर्मेट्स थे। इस प्रॉब्लम के लिए हमको ये एक्सरसाइज देनी है, इस प्रॉब्लम के लिए हमको ये एक्सरसाइज देनी है। वो 20 साल पहले की फिजियोथेरेपी। पर आजकल नॉलेज भी बहुत एडवांस हो गई। नॉलेज टेक्निक्स में जो एडवांसमेंट आया है वो फिजियोथेरेपी बेसिकली बहुत अपग्रेडिंग फील्ड। ओके। जो भी आप टेक्निक्स या जो भी आप बोलें वो रिसर्च बेस्ड है, अभी भी स्टिल इवॉल्विंग। यू आर गेटिंग न्यू लर्निंग्स एवरी डे। स्टिल इवॉल्विंग का मतलब यही है कि लेटेस्ट रिसर्च जितने अभी फिजियोथेरेपी में हो रही है या हमारे मेडिकल फील्ड में, तो ऑब्वियसली ये पूरा रिसर्च में ही बेस्ड रहता है। रिसर्च पे बेस्ड है। एक पूरी अलग आपकी सेक्टर रिसर्च होती है एक्चुअली। तो वही रिसर्च जितना हो रहा है उतना एडवांसमेंट हो रहा है टेक्निक में, और टेक्निक जितनी एडवांस होगी उतना रिकवरी एडवांस होगा, उतनी फास्ट होगी। रिकवरी फास्ट देना है, आजकल तो शॉर्ट टर्म गोल जो बोलते हैं अपन, शॉर्टकट का जमाना जो चल रहा है, तो वही इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए वो हम जो टेक्निक्स लाते हैं वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ही रहती है। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स कि कितनी जल्दी हम इंजरी से रिकवर हो जाए। और अपना जो पैशन है, कई लोग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंजरी होती है तो हम लोग ये सोचते हैं ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स की जितनी जल्दी हम इंजरी से रिकवर हो पाए उतनी जल्दी हम खेल पाएंगे मैच। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग इतनी स्ट्रांगली रिकवर नहीं कर पाते, फिर वापस इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या रोल प्ले करता है? अगर एकदम, या तो हमें फास्ट रिकवरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? फास्ट रिकवरी अगर आपको करना है तो यू हैव अदर वेज फॉर रिकवरी ऑल्सो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो फास्ट रिकवरी से, अगर जैसे हम बोलते हैं कि कल के मैच के लिए खेलने के लिए उसको फिट बना दो, तो वो कल के मैच के लिए ही फिट रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको रिहैबिलिटेशन में पूरे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए हमको उस एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज है। अब प्रेशर इतना रहता है कि अभी तो प्लेयर्स बहुत हैं। पहले के जमाने में जब प्लेयर्स उतने कम होते थे तो हमारे पास यही प्रेशर रहता था कि इसको कल के मैच के लिए फिट बना दो, या फिर हमको एकदम हमारे बिना काम ही नहीं चल पा रहा है तो कल मैं अपना बैक पेन किसी भी तरह से रोक लूं और उसके बाद मैं आपके पास परसों सेशन लेने आ जाऊं, तो और उससे और बेकार हो सकती है उसकी बॉडी कंडीशन। लेकिन हमारा ऐसा है कि हम इंस्टेंट रिलीफ देके एक बार के लिए तो आपको चलने फिरने लायक बना देंगे, लेकिन प्रॉपर जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है वो तो आपको फॉलो रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते होंगे ना जो बोलते हैं भाई
कल मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, या कल मेरी शादी है, या फिर कल मेरा कोई इंपॉर्टेंट मैच है, तो हमको तुरंत रिकवर कर दो, तो आप लोग को कैसा लगता है कि क्या हम रिकवर कर पाएंगे? आप उनको क्या एडवाइस करते हो कि आपको जल्दी रिकवर की जगह फोकस रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म रिकवरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो क्या आप लोग एडवाइस देते हो? लेट गो साइड बाय साइड। ओके, अगर आपको इंस्टेंट रिकवरी चाहिए हाँ. तो इंस्टेंट रिकवरी तो हम दे देंगे, लेकिन हम ये बोल के देते हैं, वार्निंग जो बोलते हैं ना, ऐसा वार्निंग टू बी क्या बोलते हैं, हैंडल विद केयर, डिस्क्लेमर। हाँ, कि डिस्क्लेमर, भाई अगर जल्दी रिकवरी करोगे तो कुछ भी हो सकता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ, तो रिकवरी तो हम जल्दी दे देंगे, लेकिन आपको रेगुलर फॉलोअप तो करना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स अगर चाहिए, बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म चाहिए, तो हमारे से नाता, रिश्ते नाते लॉन्ग टर्म जोड़ के रखिए। शॉर्ट टर्म रिकवरी चाहिए तो आप एक सिटिंग लेके जाइए, वी आर आल्सो हैप्पी। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म अगर कंप्लीट रिकवर होना है तो वी हैव टू फोकस कंसिस्टेंटली एंड मतलब एक कंसिस्टेंसी में आपकी क्लिनिक में आए और दिखाएं कि क्या अपन उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इंजरी के चांसेस कम हो जाए। सो आज के पॉडकास्ट को खत्म करते करते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमें फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, जैसे कि आपका फॉर्म का नाम सजेस्ट करता है फिजियो एक्टिव, तो हमें फिजियो एक्टिव रहने के लिए ऐसे क्या बेसिक स्टेप फॉलो करना चाहिए कि हम अपने बॉडी को और सस्टेन कर पाए, कंसिस्टेंट रख पाए, फिजिकल हेल्थ को और अच्छी बना पाए, और बेसिकली इंजरीज को प्रिवेंट कर पाए, बेसिकली आपके सेशंस को डिले कर पाए फिजियो एक्टिविटी। इस आपके क्वेश्चन से मुझे ना 2-3 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जेरेड हॉल का, जो हमारे रिहैब साइंस के काफी जाने माने वो है। जेरेड हॉल ने लिखा है 3 बेसिक एक्सरसाइजेस व्हिच यू शुड डू। फर्स्ट है द वन यू कैन डू इट कंसिस्टेंटली, बॉडी के हिसाब से आप कंसिस्टेंटली जो भी कर सकें, व्हाट योर बॉडी अलाउस, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, द वन यू एंजॉय इट, मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो आप एंजॉय करेंगे तो इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। हाँ, अगर पैशन है उसमें, वो करने में मजा आ रहा है डेली करने में, तो he or she will do it consistently. Yes. And the third and most important, the exercise, the one which does not cause pain or harm to your body. Yes. 3 simple steps. Yes. Okay. So thank you so much guys for listening to our podcast, and thank you so much ma'am for coming to the studio and providing this valuable information to us. और बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे अपने ब्रेक किए यहाँ पे आके, और एक बेसिकली एक यूथ को बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा आज की वीडियोस से, है ना? तो मैं आपको थैंक यू प्रोवाइड करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर करने के लिए। दिस इज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर आवर साइड। या Thank you so much. Thank you so much for inviting me in such a brief and such an amazing podcast. I really loved it. Yeah, हमको बहुत मजा आया, बहुत सारी information मिली। You guys are doing very well. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. And thank you so much guys for listening to this podcast. And बहुत सारी valuable information आपने ली होगी यहाँ से, तो कमेंट कीजिए कि आपकी favorite information कौन सी थी, आपका कौन सा सबसे बड़ा मिथ है जो आज के इस podcast में ब्रेक हुआ। And thank you so much for watching.